बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। कैसे हैं हमजा? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमजा की तबीयत खासी बेहतर फील हो रही है। अच्छा जी, आज एक और अच्छी खबर जो कि हम तमाम मुसलमानों के लिए, जिनके दिल जो हैं वो धड़कते हैं और जिनकी आरजू का और ज़िंदगी का महवर व मरकज़ जो है वो होता है कि किसी तरह से उन्हें अल्लाह के घर का दीदार नसीब हो। तो अच्छी खबर ये है कि सऊदी अरब ने 4 अक्टूबर से उम्रा की इजाज़त दे दी है और ये उम्रा जो है मरहला वार किया जाएगा। बिल्कुल, सऊदी वज़ारत दाखिला के मुताबिक उम्रा मरहला वार बहाल तो कर दिया गया है पहले मरहले में, लेकिन यौमिया 6000 जो मकामी और सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की शहरी हैं उनको उम्रा करने की इजाज़त दी जाएगी। अभी 4 अक्टूबर से ऐसा नहीं हो रहा कि कोई दूसरे ममालिक के यानी कि पाकिस्तान से आप फ़्लाइट लेकर तो नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी खुशी की बात यह है कि 18 अक्टूबर से सऊदी अरब में मुकीम 15,000 यानी कि उनकी तादाद को बढ़ा दिया जाएगा और गैर मुल्की शहरियों को उम्रे की इजाज़त भी दे दी जाएगी। अच्छा, ये खुशखबरी जो है ये बहुत बड़ी है हम सब के लिए, इसलिए कि जब अल्लाह का घर आबाद होता है ना तो हम सब के दिलों का घर भी आबाद हो जाता है। हम सबको ये उम्मीद होती है कि हमारी दुआएं सुनी जाएंगी, अल्लाह ताला जो है उसकी नाराज़गी का सिलसिला ख़त्म होगा। सो यकीनी तौर पर इस दुआ को इस उम्मीद के साथ तमाम दुनिया के मुसलमान सुन रहे हैं कि एक दिन ये दरवाज़ा जो है जो अब उन पर बंद है तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए खुलेगा और मैं आप सब और वो सब आज़मीन हज जो कि अपने दिल में हज की ख्वाहिश रखते हैं, उम्रे की ख्वाहिश रखते हैं, वो इस सादत को हासिल कर सकेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और अच्छी खबर जुड़ी हुई ये भी थी कि कल सऊदी अरब का कौमी दिन भी था। बिल्कुल, उस हवाले से ये दोनों खुशखबरियाँ जो हैं ये इकट्ठी हमारे सामने। अब फरा लोग एक और बात भी सोच रहे होंगे, वो ये सोच रहे होंगे कि भाई जब हमने पाकिस्तान से फ़्लाइट लेनी है, उड़ान भरनी है, तो वो कब से, तो वो 1 नवंबर से आप सऊदी अरब जा सकेंगे और वहाँ पर उम्रा जो है वो अदा कर सकेंगे, रोज़ा रसूल पर हाज़िरी दे सकेंगे, आप खाना काबा को अपनी आंखों से देख सकेंगे और ये बहुत ही एक अच्छी कैफियत होती है। फरा कहते हैं कि जो नहीं, जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँ, जो नहीं जाता ना उसको तलब होती है वहाँ पर जाने की, तलब हसरत होती है, और जो वापस आ जाता है उसको दोबारा जाने की तड़प होती है, वो दोबारा बार बार जाना चाहता है। तो अल्लाह एक चीज़ है ना, मैं सऊदी अरब के हवाले से और भी शेयर करूँगी। ये तो वो इन्फॉर्मेशन है जो कि हम सब के जो हमारे दिलों के, हमारी रूह के नज़दीक है, लेकिन ये जो नहीं आपने नहीं देखी होगी, सोशल मीडिया पे वायरल हुई है ये जो पहला तवील तरीन वॉकिंग ट्रैक बनाया गया है सऊदी अरब में, किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी में सऊदी अरब का तवील तरीन जो वॉकिंग ट्रैक है समंदर के ऊपर। सो ये बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है जो कि इस वॉकिंग ट्रैक को देखने के लिए अब सयाह भी आ रहे हैं, यानी पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो आ रहे हैं, जो कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए भी और पूरी मुस्लिमा के लिए भी खुशाइन बात है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी हमें दिखाई दें और सुनाई। बिल्कुल ऐसे ही। अब तो टॉप स्टोरीज की जानिब बढ़ते हैं। अस्करी क़यादत और पार्लिमानी रहनुमाओं की मुलाकात के हवाले से नई बहस, सियासी रहनुमाओं के एक दूसरे पर इल्ज़ामात, वजाहतों का खेल जारी। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात 15 नवंबर को होंगे, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मंजूरी दे दी। पाकिस्तान भर में इंसदाद पोलियो मुहिम भरपूर अंदाज में जारी, कश्मीर के पोलियो वर्कर्स माँ बेटा फ्रंट लाइन हीरो करार। मोटरवे ज्यादती केस, मरकजी मुलजिम आबिद पुलिस की गिरफ्त में ना आ सका, कराची पुलिस भी क्लिफ्टन में लड़की से ज्यादती के मुलजिम गिरफ्तार करने में नाकाम। अजीम सूफी शायर वारिस शाह की 222वीं उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात जारी, पंजाबी ज़बान के शेक्सपियर वारिस शाह ने अमन और मोहब्बत का दर्स दिया। तो जी जनाब, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बाद मुल्क में सियासी तनाव तो बढ़ गया है, मगर एक और अहम चीज़ भी हो रही है और वो अच्छी बात है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान गिलगित बल्तिस्तान को आर्जी सूबे का दर्जा देने पर तकरीबन फरा इत्तफाक राय हो गया। तकरीबन नहीं, मुकम्मल इत्तफाक राय हो गया, इसलिए कि उसके बारे में सदर ने तो डेट का भी ऐलान कर दिया कि इलेक्शन कब होंगे, लेकिन ये भी इत्तफाक राय बिलावल ने इस बारे में भी कहा कि उन्होंने मुल्क की सलामती के मोड़ पर उन्होंने मुकम्मल जो है वो साथ देने का, और फिर उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान पर भी मामला छोड़ा कि वो लोग भी इसमें अपनी जो है ना राय का इजहार करें। अच्छा, इस मामले पर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात के बाद मुशावरत करने पर रजामंदी का इजहार किया गया, जैसे हमजा भी बता रहे हैं, लेकिन ये बहुत एक अच्छी खबर है। दूसरी पेशरफ्त ये भी हुई है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने गिलगित बल्तिस्तान की जो कानून साज असम्बली है उसके लिए आम इंतखाबात कराने की मंजूरी भी दे दी है। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात अब 15 नवंबर को हो रहे हैं।
बिल्कुल ऐसे ही है। और ये फरा मामला ऐसा है कि ये पहले 5 साल हुकूमत की वहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने वो मुकम्मल हो गया उनका दौर, जब उसके बाद 2 जुलाई को इंतखाबी शेड्यूल जारी किया गया था, जिसके तहत 18 अगस्त को पोलिंग डे मुकर्रर किया गया था। मगर नून लीग के रुकन ने ही एक एप्लीकेशन दी थी और इंतखाबी शेड्यूल के खिलाफ अदालत में पटिशन दायर कर दी थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने 2 जुलाई को जारी इंतखाबी शेड्यूल मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब इससे अहम बात यह है कि इलेक्शंस तो हो रहे हैं वहाँ पर नशिस्तें हैं, तकरीबन 24 के करीब नशिस्तें हैं जिन पर ये इंतखाबात होंगे, लेकिन जो सूबे वाला मामला है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि बिलावल भुट्टो ने कल बड़े आगे बढ़कर सबसे पहले अपने वहाँ के जो उम्मीदवार हैं उनका ऐलान किया। कल बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, कल शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस डे था। हाँ। क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दूसरी, या फिर न्यूज़, या फिर वो अपना राय जो है, या फिर अपने बयानात, सब लोग बढ़ चढ़ कर डाल रहे थे हिस्सा। लेकिन उसमें एक तरफ हमें नज़र आई शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस या मुस्लिम लीग नून की, वो सब लोग जो है सेल्फ डिफेंस बात करते दिखाई दिए कि जो मुतवक्को एहतसाब है या नैब केसेस हैं या सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो उन्होंने उसमें आगे बढ़कर गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात की और फौरी तौर पे अपने उम्मीदवार भी वहाँ पे नॉमिनेट किए। बड़े मोहतात अंदाज में बिलावल बात कर रहे थे। उम्मीदवार भी नॉमिनेट किए, तो वो एक डिफेंसिव मूव के बजाय वो एक, जिसे कहना चाहिए ना, एक उनकी आगे की तरफ लुक फॉरवर्ड जो उनकी एक मूव थी वो हमें दिखाई दी। अच्छा जी, अब इस हवाले से बात करेंगे। बहुत अहम इशू है गिलगित बल्तिस्तान का, जैसे हमजा ने भी आपके सामने रखा। इट्स नॉट जस्ट कि ये एक सूबा बन जाए या यहाँ पे इलेक्शन हो जाए। ये पाकिस्तान का वो हिस्सा है जो पाकिस्तान को बहुत अजीज़ है, और ये इसकी डिवीज़न और तकसीम के जो मामलात हैं उसकी वजह से ये अभी तक सूबा बनने का भारत अक्सर हर्जा सराई करता है। ये तमाम मामलात क्या है, इस पर आज हम बात करें। ये भी अपने नक्शे में वो डालने की कोशिश करते हैं बाज़ औक़ात। डॉक्टर मुईद पीरज़ादा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की बहस क्या अचानक शुरू हुई है, या ये पहले से कोई प्लान एक सिलसिला है जिसके ऊपर अब डेवलपमेंट्स हो रही हैं? और फिर अस्करी और सियासी क़यादतें जो हैं, इनकी मुलाकातों का असल मंजर, बैकग्राउंड क्या है, और ये जो सूबा बनेगा अगर, तो इसके फ़ायदे क्या होंगे? ये खासी मल्टी डायमेंशनल किस्म की सूरत हाल है जिसके बहुत से पहलू हैं। इसका एक पहलू तो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने 1947 में वॉलंटरीली खुद ही महाराजा की फ़ौजों को वहाँ से निकाल के पाकिस्तान को ज्वाइन किया था। वहाँ एक एहसास जो है वो पाया जाता है कि वो मतनाज़ नहीं है, बल्कि उनको पाकिस्तान का पूरा शहरी होना चाहिए। उसके साथ ही एक फिर फीलिंग है, वो ये है कि हमारे हवाले से जो फैसले होते हैं, हमारी एक पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में और पाकिस्तान की सेनेट में नहीं है, और हमारे हवाले से जो फैसले होते हैं वो एक वैक्यूम में होते हैं। जैसे हमने देखा कि 16 सितंबर की जो मीटिंग हुई है, जहां पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ और इंटेलिजेंस के चीफ ने तमाम हुकूमत और अपोजिशन को ब्रीफिंग दी है, जिस पर अपोजिशन के भी 15 लीडर्स जो मौजूद थे, वहाँ पर भी गिलगित बल्तिस्तान की कोई नुमाइंदगी नहीं थी। तो इस किस्म की चीज़ों का जो एक जो है एहसास वहाँ पर पाया जाता है कि हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और पाकिस्तान के आइन में हमें बताया गया है कि लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंटेशन तभी हो सकती है जब आपके पास एक प्रोविंशियल स्टेटस जो है वो आपको होगा। इसीलिए एक इंटरम या एक इंटरम किस्म का प्रोविजनल किस्म का प्रोविंशियल स्टेटस देने की जो बात इस हवाले से हो रही है। कल फॉरेन मिनिस्टर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमारे प्रोग्राम में 92 न्यूज़ के प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की और उन्होंने इसकी वजाहत की कि अभी इसके हवाले से कंसल्टेशन हो रही है, इस पर कंसेंसस पैदा करने की कोशिश हो रही है। तो हम समझते हैं कि 16 सितंबर को जो मीटिंग हुई इस हवाले से, उसमें तमाम ही जमातों के दरमियान बहुत कंसेंसस पाया गया, हुकूमत की जमात में भी, अपोजिशन की जमातों में भी। और ये बहस शायद मंजर आम पे आती भी ना, ये बहस तो उस वक्त मंजर आम में आई जब 20 तारीख को मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ साहब ने अपनी ज़ाती वजूहात की वजह से एक सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप को मतनाज़ा बनाया, और गालिबा उसकी वजह हमें अब समझ आई है कि उन्होंने अपने नुमाइंदों के ज़रिए फॉर्मर गवर्नर जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब के थ्रू उन्होंने मिलिट्री चीफ के साथ उनकी मुलाकातें करवाई अगस्त में और फिर सितंबर के पहले हफ्ते में, जहाँ मकसद ये था कि नवाज शरीफ साहब के लिए और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के ख़िलाफ़ जो सख्त किस्म के केसेस हैं वहाँ से कोई रिलीफ हासिल की जाए, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में, करप्शन के केसेस में। और जब उनको रिलीफ नहीं मिली तो उन्होंने जो है वो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से एक ऐसी बहस छिड़ी जिसमें गिलगित बल्तिस्तान पे होने वाली मीटिंग जो है वो भी किसी हद तक जो है मतनाज़ बन गई, उसके बारे में एक बहस और कंट्रोवर्सी छिड़ गई। लेकिन अगर आप बिलावल भुट्टो के बयान को देखिए जो उन्होंने शेख रशीद के स्टेटमेंट्स के जवाब में दिया है, तो उन्होंने कहा कि जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स हैं हमने उसके बारे में बात नहीं की है,
और शख्स उसके हवाले से जो है वो बात कर रहा है। तो अपेरेंटली लग ये रहा है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, खा वो हुक्मरान जमात PTI हो या पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो, उनमें एक कंसेंसस पाया जाता है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को उनके पूरे मुकम्मल हकूक़ जो हैं मिलने चाहिए। और 2008 के बाद से जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, 2008 से लेकर 2013 के दरमियान में भी गिलगित बल्तिस्तान को एक प्रोविंस का स्टेटस दिया गया, एक गवर्नर वहाँ पे बनाया गया। फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज लाने की कोशिश की गई 2013 और 2018 के दिन, जब PMLN की हुकूमत थी, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा पेशरफ्त नहीं हो सकी। ये कह दीजिएगा कि जब हम ये सूबा बनाने जा रहे हैं तो इसमें क्या क्या मुश्किलात दरपेश आएंगी? आलमी मंजरनामे को देखते हुए पाकिस्तान के ऊपर कितना प्रेशर आ सकता है, क्या मुश्किलात आ सकती हैं? ख़ासतौर पर भारत जो अपने नक्शे के अंदर कभी शामिल कर लेता है गिलगित बल्तिस्तान को, फिर कहता है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो कैसी कार्रवाइयाँ कर सकता है पाकिस्तान के अंदर? के रास्ते में जो एक बहुत बड़ी रुकावट है वो ये है कि जब हम उसको प्रोविजनल स्टेटस देते हैं या इंटरिम स्टेटस भी प्रोविंस का देते हैं, तो हिंदुस्तान को ये कहने का मौका मिलेगा कि देखिए पाकिस्तान ने भी बिलाखिर वही किया जो हमने किया। जिस तरह से हमने मकबूजा जम्मू और कश्मीर के स्टेटस में तब्दीली की है और हमने सही किया है, और पाकिस्तान भी जो है वो JNK के रियासत के जो हिस्से हैं, बिकॉज हिंदुस्तान के हवाले से अगर देखें तो गिलगित बल्तिस्तान जो है वो ये समझते हैं कि जो फॉर्मर प्रिंसली स्टेट है JNK की, उसी का हिस्सा है गिलगित बल्तिस्तान। और पाकिस्तान उसके स्टेटस में किसी किस्म की तब्दीली करता है तो हिंदुस्तान को कम अज़ कम ये कहने का मौका ज़रूर मिलेगा दुनिया भर में कि देखिए पाकिस्तान ने भी उसका एक फ़ाइनल सलूशन कर लिया है, हमने भी फ़ाइनल सलूशन कर लिया है। जब हमने जम्मू को और कश्मीर को और लद्दाख को हमने यूनियन टेरिटरीज़ में कन्वर्ट कर दिया, तो फिर अब फ़र्क रह ही क्या गया? तो ये ख़तरा डेफिनेटली है, वो कि पाकिस्तान में हुकूमत शायद चाह रही है बहुत ज़्यादा डिस्कस ना किया जाए, लेकिन ये पहलू इसका बहरहाल हमारे सामने डेफिनेटली आता है। बिल्कुल सही, लेकिन जैसे आपने खुद बताया कि ये रेजिस्टेंस सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे या इंडिया की तरफ से नहीं, बल्कि बहुत सारे शायद वहाँ के लोकल्स में भी, शायद उस इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों में भी, और बहुत सारे और लोग भी हैं जो कि सूबा बनाने के ख़िलाफ़ राय रखते हैं। तो वहाँ के लोगों को हकूक़ की जो फराहमी है, जैसे आपने खुद कहा कि वहाँ पे प्रॉपरली उनको उनके बुनियादी हकूक़ मिल सकें, उसके लिए आपके ख्याल में क्या किया जा सकता है? इसके अलावा क्या और ऑप्शंस हैं, क्या वो भी कंसिडर की जाएंगी? देखिए, इसमें एक पहलू ये भी है, जो लोग इसकी मुखालफत करते हैं वो ये समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को अगर आप प्रोविंस का स्टेटस ना भी दें, उसे प्रोविंस ना भी कहें, उसे एक इंटरिम या प्रोविजनल प्रोविंस का स्टेटस देने के बजाय वहाँ के जो असल इश्यूज़ हैं, लोगों के एहसास महरूमियत के, डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं, इन्वेस्टमेंट के इश्यूज़ हैं, फैसिलिटेशन करना है पब्लिक को, उन इश्यूज़ को रिजॉल्व होना चाहिए। लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान या बहुत से जो इंटीरियर सिंध के इलाके हैं वहाँ तो लोगों के पास पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का इस तरह से इशू नहीं है, वहाँ तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इशू नहीं है, लेकिन वहाँ भी बहुत ज़्यादा सीरियस अंडर डेवलपमेंट पाई जाती है। तो गिलगित बल्तिस्तान का इशू दर हकीकत महज कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन का नहीं है। बात तो यह है कि सेंटर की वहाँ पर अटेंशन होनी चाहिए, फोकस होनी चाहिए, वहाँ सरमायाकारी होनी चाहिए, वहाँ स्कूल होने चाहिए, कॉलेजेस होने चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, डिस्पेंसरीज होनी चाहिए, इफेक्टिव रोड नेटवर्क होना चाहिए, लॉजिस्टिक सपोर्ट होनी चाहिए, ट्रकिंग और बसिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, वहाँ पर एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि लोगों की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं बेहतर ज़िंदगी गुजारने की, तेज़ी से फैसले हों, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए। और जिस आर्गूमेंट पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि उसे एक अलग सूबा ही बनाने से चीज़ें रिजॉल्व होंगी, अगर सूबा बनाने से ही इशूज़ रिजॉल्व हों तो फिर बलूचिस्तान के 70 बरस के बाद भी अंडर डेवलपमेंट के बहुत से इशूज़ ना हों, या अंदरूनी सिंध में जो अंडर डेवलपमेंट है, या बहुत से और पाकिस्तान के हिस्से जो पॉकेट्स हैं जिनका प्रोविंशियल या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का कोई मसला नहीं है, लेकिन वहाँ भी पॉकेट्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट हैं। तो डेवलपमेंट का प्रोविंशियल स्टेटस के साथ लोग समझते हैं, जो इसके क्रिटिक हैं वो समझते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ नहीं है। तो ये एक डिफ़िकल्ट डिसीजन है जो हुकूमत लेने जा रही है। इलेक्शन ज़रूर होने चाहिए, लेकिन उसको प्रोविंस डिक्लेयर करना डेफिनेटली तौर पे एक ट्रिकी डिसीजन है, और इसके कॉन्सिक्वेंस ज़रूर होंगे हिंदुस्तान के हवाले से भी, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्रिटिकल डिसीजन है। डॉक्टर साहब, अहम बात उन्होंने की है, लेकिन इसमें एक बहुत अहम पहलू जो है ना वो ये भी है, जिसका डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि वहाँ पर हॉस्पिटल्स नहीं है, स्कूल्स नहीं है, लोगों के रास्ते नहीं है, रास्ते बहुत मुश्किल हैं, रोड्स नहीं है। हालांकि वो इलाका है जहाँ पर कि बेल्ट एंड रोड जो चाइना का मंसूबा है, CPAC जिसे हम कह रहे हैं, ये इसका मेन गुजरगाह ही वहाँ से है, और उस हवाले से और चीन के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं, जो दोस्ती है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली बहुत अहमियत। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बात करेंगे जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी से,
जनरल साहब बताइएगा, गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना कितना स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट है या इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट है, इसकी सिग्निफिकेंस है क्या? मैं समझता हूँ कि बहुत अहसन कदम है। इसके 2-3 फैक्टर्स मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात ये है कि देखिए, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने अपनी आज़ादी अपने जोर बाजू से खुद हासिल की थी और फौरी तौर पे पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान कर दिया था। वो बाद में जब कश्मीर एग्रीमेंट हुआ तो उनको लंप कर दिया गया उसके साथ, आज़ाद कश्मीर के साथ। ठीक है, उनका हिस्सा भी थे, डोगरा वहाँ तक उनकी हुकूमत थी, बाद में UN रेजोल्यूशन के तहत भी। लेकिन अभी आप देखिए कि वहाँ के लोग क्या चाह रहे हैं। देखिए, जो सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट होता है वो लोगों का वेलफेयर होता है, लोगों को सेटिस्फाई करना होता है। वो चीख के कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमें मुकम्मल सूबे के इख्तियारात दिए जाएं, हमें सेनेट में नुमाइंदगी दी जाए। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दूसरी बात ये कि अगर जैसे ये रोज़ भारत कहता है कि जी हम हमला करेंगे आज़ाद कश्मीर पर या जिसको अपना कहते हैं, तो अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा हमला होता है तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान पर हमला हुआ और हम पूरे ज़ोर शोर के साथ पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि वो लड़ाई लड़ सकते हैं। जहाँ तक ये इसके ऊपर ऑब्जेक्शन है कुछ लोगों की कि जी हम तो एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जो हिंदुस्तान ने किया है। भी हिंदुस्तान ने एनेक्स किया है, हम तो वहाँ इलेक्शन भी करवा रहे हैं। बल्कि मैं तो एक स्टेप आगे ये तजवीज़ पेश करूँगा कि हमें चाहिए कि हम यूनाइटेड नेशंस को कहें कि वो अपने इंतजामात के तहत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में पार्शियल प्लेबिसाइड करवा ले, इस्तिस्वाब राय करवा ले, जिसको कि हम कंडीशनल करें कि जब मौका मिलेगा हम इसको एक्सटेंड कर देंगे मकबूजा कश्मीर की तरफ। और ये उस वक्त तक अरेंजमेंट है जब तक कि पूरे कश्मीर का फैसला नहीं हो जाता, ताकि लोगों को उनके हकूक मिलें, वो आराम से अपना एक सूबा बना के रह सकें और अपने काम आगे चलाएं, सेनेट में उनकी नुमाइंदगी हो, बाकायदा पाकिस्तान के मुकम्मल शहरी हों। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अहसन कदम है। इसकी पॉलिटिकल ज़रूरत भी है कि लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरा ख्याल है कि इसमें अगर कोई हुक्म है तो वो निकाला जा सकता है डिस्कशन करके। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से बड़ा अच्छा कदम ये कि इस सारे अमल से पाकिस्तान जो है उसको सूबा डिक्लेयर कर देता है, उसमें इंतखाबात तो होते हैं, उनको आज़ादी हासिल है। लेकिन ये बता दीजिए, भारत को इसमें क्या मसला है? भारत क्यों बार बार प्रोपेगेंडा करता है? भारत को मसाइल क्यों दरपेश हो जाते हैं जब पाकिस्तान उसको सूबा बनाने की बात करता है? देखें, भारत तो हर चीज पे प्रोपेगेंडा करेगा ना। भारत तो देखें, उधर से CPEC की सड़क गुजर रही है, उस पे उसको इतराज़ है। अगर हमारे कोई डैम बन रहे हैं उसको उस पर इतराज़ है, तो उसका तो इतराज़ बड़ा इतराज़ है। उसको पता है कि जो उनके पास मकबूजा कश्मीर है जिस पर उन्होंने गासबाना कब्जा किया हुआ है, वो उनके हाथ से इसलिए निकल चुका है कि लोगों के दिल मुकम्मल तौर पे उनसे मुतनफ़र हो गए हैं, लोगों के जहन मुकम्मल तौर पे मुतनफ़र हो गए। लद्दाख में जो कुछ हो रहा है आपको पता है कि वो भी उस पर कितना प्रेशर है चीन की तरफ से। तो उसने तो ये इस किस्म के चीज़ें उठानी है। और ये भी हमें पता होना चाहिए, अगर कभी मुस्तकबिल में इस्तिस्वाब राय हुआ, जिसका कि इम्कान तो कम है, लेकिन अगर कभी हुआ तो वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा, क्योंकि ये जम्मू को रखना चाहेंगे, लद्दाख को रखना चाहेंगे। तो इसलिए कोई कबाहत नहीं है अगर हम आज़ाद कश्मीर को भी एक सूबा बना दें और गिलगित बल्तिस्तान को भी एक सूबा बना दें, इस कंडीशन के साथ कि जब भी मौका मिलेगा हम बाकी जगह भी इस्तिस्वाब राय करा देंगे। और मेरी तो ये सजेशन दोबारा होगी कि ये सब कुछ UN अरेंजमेंट्स के नीचे होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो ये जो इलेक्शन हो रहे हैं या हम अगर करवाते हैं प्लेबिसाइड, तो दुनिया के बेहतरीन जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से ऑब्जर्वर्स को बुलाएं और आप खुद देख लें कि ये लोग क्या चाहते हैं। बिल्कुल सही सर, आपने जैसे खुद ही अपनी गुफ्तगू में कहा कि हालिया जो लद्दाख कशीदगी है वो इस वक्त पूरी जैसे कहना चाहिए ना खित्ते में जो जियो पोलिटिकल सूरत हाल है, हिस्ट्री में जाएँ तो 1960 में भी जब चीन और भारत की इस तरह की कशीदगी हुई थी और झड़पें हुई थी, तो भी ये कहा गया था पाकिस्तान को कि आप इसमें जो है फ़ायदा उठा सकते हैं और आप ये जो मकबूजा कश्मीर है इसमें आप अपना हक हासिल कर सकें, लोगों को उनका हक दिला सकते हैं। आपके ख्याल में अभी ये जो डेवलपमेंट है और ये जो बातचीत हो रही है सूबा बनाने की, इसका कितना ताल्लुक है हालिया कशीदगी से जो लद्दाख में हो रही है, और उसके साथ साथ ओवरऑल जो जियो पोलिटिकल सूरत हाल है जिसमें इंडिया का भी रोल है, चाइना का भी है, पाकिस्तान का भी है और इंटरनेशनल सिनेरियो भी है? मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी रीज़न तो दो बनी है। एक तो जो वहाँ के लोगों का जो कहना, उनकी जो बातचीत है, उन्होंने जो अपने मुतालबात पहुँचाए हैं गवर्नमेंट तक, वो गवर्नमेंट ने सुने हैं।
और वो मेरे ख्याल बाकी लोगों ने भी सुने हैं और उस पर इजहार किया है कि जी हम ज़रूर कोशिश करेंगे। ये मेन वजह है। चीन को साफ ज़ाहिर है कि इत्मीनान होगा कि जब हम एक कंट्रोवर्शियल इलाके को बिल्कुल अपना हिस्सा, इंटेग्रल हिस्सा बना लेंगे तो इंटरनेशनली भी चीन को आराम होगा। और वैसे भी चीन तो ये चाहता है कि हम हर वो काम करें जिससे इंटीग्रेट हो पूरा कश्मीर और पाकिस्तान का क्लेम और आगे बढ़े, क्योंकि अभी तो वो भी एक स्टेक होल्डर है कश्मीर के सिलसिले में। तो ये ज़रूरी उन्हीं की वजह से हुआ हो, लेकिन वो भी एक फैक्टर हो सकता है। जी ठीक है जल साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे से बात कर रहे थे। बहुत अहम, जैसे बिलावल भुट्टो ने कहा, और मुझे अच्छी लगी ये बात, इसलिए मैं बार बार अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है इस पे दे रही हूँ कि किसी भी लीडर को ना जो मुल्की सलामती के अमूर्स के बारे में बड़ा सेंसिटिवली उसको हैंडल करना चाहिए और बात करनी चाहिए। तो उन्होंने जैसे मेंशन किया डॉक्टर साहब, डॉक्टर मीर पीरज़ादा ने भी, कि उन्होंने इसको कहा कि हमने इसके बारे में बात की है, हमने बात नहीं की है, लेकिन ये मौजू इतना अहम मौजू जो है ये भी कंट्रोवर्शियल होता दिखाई दिया। नेशनल सिक्योरिटी का मामला था, बात तो यही है कि ये सामने नहीं आनी चाहिए थी बात, लेकिन जिस तरह से सियासी बयानात आए आपको वो सुनाते हैं। मरियम नवाज ने इस पे बात की, उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। डिनर का तो मुझे पता नहीं, शायद डिनर तो नहीं हुआ, मुझे भी सुनने में आया है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस इशू पे वो बुलाया गया था वो गिलगित बल्तिस्तान का इशू था, और गिलगित बल्तिस्तान का जो इशू है वो पॉलिटिकल इशू है, वो अवामी रिप्रेजेंटेटिव्स का इशू है, उनके सॉल्व करने का इशू है, उनकी मशावरत का इशू है। ये जो फैसले हैं ये पार्लियामेंट में होने चाहिए, ये GHQ में नहीं होने चाहिए। तो ये नवाज शरीफ साहब को इसका इल्म नहीं था? नहीं, मुझे इल्म का पता नहीं कि उनको इल्म था या नहीं था, या उनको बाद में इल्म हुआ, लेकिन ना इन इश्यूज पे पॉलिटिकल क़यादत को बुलाना चाहिए, ना पॉलिटिकल क़यादत को जाना चाहिए। ये इश्यूज डिस्कस करने के लिए जिसने आना है वो पार्लियामेंट आए। अच्छा, ये वो स्टेटमेंट थी जिसे डिवीजन दिखाई दी, और शेख रशीद का जो बयान है ना, नून और शीन, वो हमें उसमें कुछ के या तो मरीम नवाज जो है वो लाइल्म है, और या फिर उनसे पूछा बताया नहीं गया। और अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है और इसके बावजूद उनके नुमाइंदे मिले हैं, तो ये वो जगह थी जिसको फिर जो है हमें रिबटल एक दिखाई दिया, और शेख रशीद साहब ने इस पे खुल के स्टेटमेंट दी। लेकिन उससे पहले कि हम शेख रशीद की स्टेटमेंट पे जाएं, बिलावल भुट्टो ने इस बारे में क्या कहा, हम आपको वो भी दिखाते हैं। जहाँ तक नून लीग की बात है, वो हमारा इत्तेहादी है, वो हमारे साथ है। आई हैव नॉट हर्ड दिस स्टेटमेंट फ्रॉम मरियम नवाज जिसका आप रेफर कर रहे हो। ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नवाज का सदर, मुस्लिम लीग नवाज का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, मुस्लिम लीग नवाज का पार्लिमानी लीडर, मुस्लिम लीग नवाज का एहसन इकबाल वहाँ मौजूद था। मुझे एक इम्प्रेशन मिला उस मीटिंग में कि आगे जाके इन हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसका भी ये ख्वाहिश है कि जो हमेशा इलेक्शंस हमारे मुतनाज़ा रहते हैं वो ना हो, और हम इस किस्म का इलेक्शन रिफॉर्म्स करें जिसके नतीजे में हम सब कह सकेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस किए जाते हैं इस मुल्क में। इसके लिए सबसे बड़ा टेस्ट केस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और गिलगित बल्तिस्तान के मामले पे उनका जो मौक़िफ़ था, खासा मोहताज जिसने शख्स ने बात की, जिस लीडर ने बात की, वो बिलावल थे, बहुत मोहताज। लेकिन शेख रशीद ने भी जवाब दिया। एक मैच्योर लीडरशिप की जो स्टेटमेंट्स हैं वो सामने आई। हाँ, शेख रशीद साहब का जवाब सुनते हैं। मरियम साहबा ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये मुलाकात नहीं हुई या इसकी नवाज शरीफ को खबर नहीं थी, तो मैं वाजे करना चाहता हूँ, एक नहीं 2 मुलाकातें हुई हैं। और अब जो है जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, कल मैं 5 बजे फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और मैं सारी कौम को बताना चाहता हूं कि ये मुलाकात जो है ये गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के और सूबा प्रोविजनली सूबा बनाने के बारे में हुई, लेकिन इसमें सारी सियासत पर 3.5 घंटे बातचीत हुई, और जो कुछ अरसा पहले मुलाकात हुई उसमें 5.5 घंटे फुट पे जैसे कहते हैं ना खेला शेख रशीद ने, और उन्होंने अपने स्टेटमेंट के साथ से कहते हैं ना छक्का एक जबरदस्त लगाया। मामला पर बात करेंगे, लेकिन ब्रेक की तरफ जाना है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक।
बैक एंड गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और पाकिस्तान भर में इंसदाद पोलियो मुहिम भरपूर अंदाज में जारी है। पोलियो वर्कर कौमी फरीजा गैर मुतज़लज़ल जज्बे से सरअंजाम दे रहे हैं। कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले पोलियो वर्कर मुजीब खान ने अपनी और अपनी वालिदा की तस्वीर शेयर की है फरा, जिसको खूब पसंद किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर उनको खूब सराहा जा रहा है और यही हमें जज्बा चाहिए। हमने अगर पोलियो का खात्मा करना है तो हमें इंडिविजुअल लेवल पर भी काम करना होगा। हुकूमत काम कर रही है, पोलियो वर्कर्स मौजूद हैं, उनके साथ सबसे अहम चीज़ ये है कि जब पोलियो वर्कर्स आपकी दहलीज पर आएँ, आपके घर आएँ, तो उनको अच्छे तरीके से वेलकम कीजिए और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। उनके साथ 2 कतरे पोलियो के जो हैं ये एक ऐसी खौफनाक बीमारी से उनको सारी जिंदगी के लिए निजात माजूरी से बचा देंगे, जो कि एक बहुत परेशान कुन है। यानी वालिदैन के लिए इससे बड़ी परेशानी कोई नहीं हो सकती कि उनका बच्चा जो है वो माजूर हो जाए। सो इस माजूरी से बचा सकती हैं पोलियो के ये 2 कतरे जो पिलाने के लिए ये कैंपेन मुहिम का सिलसिला जारी है पूरे पाकिस्तान में। टारगेट कितना है? 4 करोड़ बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। एक बड़ा टारगेट रखा गया है और इसको अचीव भी किया जाता है। जो पोलियो वर्कर्स हैं वो तकरीबन 2.25 लाख के करीब जो है वो वर्कर्स हैं। जो टीम्स बनाई गई हैं वो घर घर जा रहे हैं, बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रहे हैं। जब आपके पास आएँ उनके साथ अच्छा बर्ताव करें, क्योंकि वो आपके बच्चों के लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इतनी एफर्ट करें। डॉक्टर ताहिर मसूद हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब बता कि पोलियो के कतरे जो हैं ये पिलाने क्यों ज़रूरी हैं, कितने ज़रूरी हैं और कितने इफ़ेक्टिव हो सकते हैं इस मर्ज से बचाव में? लेकिन जी पोलियो के कतरे इस वजह से ज़रूरी हैं कि इससे जो मूजी मर्ज पोलियो है, जो कि एक क्रिपलिंग डिजीज़ है, जब ये हो जाती है तो ये लाइफ लॉन्ग मजूरी का बायस बनती है। और जब ये कैंपेन शुरू हुई थी एज पोलियो एरेडिकेशन इनिशिएटिव, ये 1990 में जब अक़वाम आलम ने ये डिसाइड किया था कि पोलियो जो है वो बहुत ज़्यादा है, उसका इंसिडेंस कम होना चाहिए, तब एनुअली पूरी दुनिया में तकरीबन 3 लाख बच्चे माजूर होते थे। तो वो तब से वो कैंपेन शुरू हुई और अब ये है कि सिर्फ 2 मुल्क ऐसे हैं जहां पोलियो स्टिल है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 ममालिक हैं। तो अब पाकिस्तान में पोलियो मौजूद है, इस वजह से अभी तक हमारे बच्चे मुतासर हो रहे हैं, मजूर हो रहे हैं। और इस साल भी 2020 में 73 बच्चे अब तक पोलियो का शिकार हो चुके हैं और उसमें ये मजूरी उनकी पूरी ज़िंदगी भर की मजूरी है। तो इसमें 2-3 चीज़ें बहुत अहम हैं। पहली बात तो ये है कि हमारा एक जो रूटीन EPI प्रोग्राम है, जो कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जो कि 1978 में शुरू हुआ था, उसके मुताबिक पोलियो और 10 और बीमारियों के ख़िलाफ़ हिफाजती इक़दाम किए जाते हैं, वैक्सीन दी जाती है। एक तो वो ज़रूरी है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को, अपने बच्चों को हिफाजती टीके लगवाएं। दूसरी बात ये होती है क्योंकि रूटीन इम्यूनाइजेशन हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इस वजह से ये सप्लीमेंट्री एक्टिविटी, जिसमें हमने 1994 से शुरू किया था ये पोलियो प्रोग्राम, जिसमें सप्लीमेंट्री इम्यूनाइजेशन एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जिसमें घर घर जाके पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, ताकि ये कि कोई भी बच्चा जो है वो पोलियो के कतरों के बगैर न रहे। और ये इसलिए हमारा बुनियादी फ्रीज़ा है, पेरेंट्स का बुनियादी फ्रीज़ा है कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, ताकि यह है कि अपने बच्चों को पोलियो की जैसे मूजी मर्ज से महफूज कर सकें। तो ये 2 बुनियादी चीज़ें हैं, हिफाजती टीके और ये पोलियो के कतरे जो कि इस मुहिम में पिलाई जा रही है। डॉक्टर साहब ये भी फरमाइएगा कि वो क्या वजूहात है जिसकी वजह से वालिदैन जो हैं वो कतरे पिलवाने से डरते हैं, और उनकी कोई साइंटिफिक एविडेंस है? जो भी कोई मिथ, इसके बारे में अफवाहें उड़ा दी जाती हैं, मुख्तलिफ जो है ख़बरें लोगों में फैला दी जाती हैं, तो उन वालिदैन को ये बताइए कि कितना महफूज है ये वैक्सीन? पूरी दुनिया ने ये पिलाकर बच्चों को जो है महफूज किया है पोलियो के खतरे से। देखिए, पोलियो एक ऐसा मर्ज है जो कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स को इफेक्ट करता है, किसी और इसका रिजर्वायर नहीं है। इस वजह से ये डिजीज़, जिस तरह स्मॉल पॉक्स एरेडिकेट हुई थी, इस तरह ये डिजीज़ एरेडिकेट हो सकती है। तो पोलियो के वैक्सीन के बारे में कुछ तवाहमात हैं, कुछ ऐसे हैं जैसे इसमें कोई ऐसे कंटेंट्स शामिल हैं जो कि हराम जानवरों से हैं, या ये है कि फैमिली प्लानिंग का कोई ऐसी चीज़ें शामिल हैं। तो कतई तौर पर ये सब फॉल्स परसेप्शंस हैं, ये सब गलत बातें हैं। और पोलियो के कतरे, पूरी दुनिया में पोलियो एरेडिकेट हो चुका
चुका है पोलियो के कतरों की वजह से, और इसके ना कोई साइड इफ़ेक्ट है ना इसके लॉन्ग टर्म कोई इफ़ेक्ट्स हैं। इस वजह से ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है और पेरेंट्स को मिसकंसेप्शन, पेरेंट्स को कोई तबाहमात नहीं होने चाहिए। और ये हमारा अपना प्रोग्राम है, हमने अपने बच्चों को पोलियो से बचाना है, इसलिए ज़रूरी है कि हम इस मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और माँ बाप की जिम्मेदारी है कि जो पोलियो वर्कर्स डोर टू डोर जाते हैं उनको, जैसे एंकर साहब ने कहा है, कि उनकी पजीराई की जाए। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि पोलियो वर्कर्स जो है वो टारगेट हुए हैं, बहुत सारे पोलियो वर्कर शहीद हो चुके हैं। तो ये हमारा अपना प्रोग्राम है। 3.25 लाख जो पोलियो वर्कर्स हैं घर घर जा रहे हैं, उनको उनकी हौसला अफजाई की जाए, उनसे अच्छी तरह पेश आया जाए और अपने बच्चों को ऑफर किया जाए कि पोलियो के कतरे वो पिलाए सकें। डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा कि 94 से ये मामला शुरू हुआ, 90 से शुरू हुआ, अब हम 2020 में हैं, आपने ट्रेंड कितना तब्दील होता हुआ देखा है कि क्या अब पेरेंट्स उस तरीके से हेजिटेट तो नहीं करते जो 90s में किया करते थे बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए? ट्रेंड कितना तब्दील हुआ है, अब पेरेंट्स कितना ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं? नहीं, कुछ बेहतरी तो इसमें आई है। उसमें यह है कि पहले जो हमारे उलमा हजरात थे, कुछ उनमें सुपरस्टिशन थी, लेकिन अब सारे ऑन बोर्ड हैं, सारे इस चीज़ से मुत्तफिक हैं। उसके फतवे हैं कि ये पोलियो वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं, ये दी जा सकती है। और आप लोगों की, मीडिया की इन्वॉल्वमेंट की वजह से और बाकी जो गवर्नमेंट की डिफरेंट एजेंसीज़ हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से अब ये ट्रेंड कम हो गया, अब ये रिफ्यूज़ल कम है। लेकिन स्टिल जो है हमारे जो पोलियो इस वजह से है कि हमारे बच्चे मिस होते हैं। हमने हर बच्चे तक पहुंचना है, हर बच्चे को पोलियो, जब तक हर बच्चा महफूज नहीं होगा वायरस सर्कुलेट करता रहेगा। और उसमें यह होगा क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन 5 लाख बच्चे एनुअली पैदा होते हैं, इस वजह से नए और ऐड होते हैं। इस वजह से जब तक हम हर एक को नहीं पिलाते, हर एक की इम्यूनिटी लेवल बेहतर नहीं करते, तब तक हम पोलियो से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि किस उम्र तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाना ज़रूरी है, और दूसरा ये कि इसके कोई फौरी तौर पे इफेक्ट्स होते हैं, जैसे बहुत सारे के बुखार हो जाएगा या बच्चे को कोई दर्द होगी या किसी किस्म की तकलीफ होगी, माँ इस पर भी कंसर्न होती है। और अगर बच्चा बीमार हो, जैसे बुखार हो, नज़ला ज़ुकाम हो, क्या उसको भी दिया जा सकता है ये? देखिए, पोलियो वैक्सीन इंतहाई सेफ वैक्सीन है और इसमें वैसे तो बुनियादी प्रोग्राम जो है वो 5 साल तक के बच्चों को दिया जाता है, लेकिन यह है कि इसमें दरमियान में कैंपेन जो है ना, एक्सटेंडेड एज तक भी होती रही है कैंपेन्स। तो 5 साल तक के बच्चों को जो करंट प्रोग्राम है उसमें 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे दिए जाते हैं। और इसमें किसी किस्म की जो मामूली बीमारी है या कोई और ऐसी चीज़ है वो कतई तौर पर कोई ऐसी ममानियत नहीं है कि उसमें पोलियो के कतरे ना दिए जा सकें। वो कुछ ऐसी होती हैं जिसमें, क्योंकि ये लाइव वैक्सीन है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी इम्यून डेफिशिएंसी है, वो एक अलग कैटेगरी है, उसमें माँ बाप आगाह होते हैं। अदरवाइज ये एनमैस पोलियो वैक्सीनेशन जो है वो 5 साल से नीचे वाले बच्चों को सारों को ये दी जानी चाहिए। और इसमें किसी किस्म की कदगन नहीं है कि बच्चा जो है बीमार है या किस किस्म का, क्योंकि इफेक्ट नहीं करता और इसके कोई भी इमीडिएट इफेक्ट नहीं होते, कोई बुखार नहीं होता, किसी किस्म का रिएक्शन नहीं होता इसके साथ। डॉक्टर साहब ये कहिएगा कि कुछ जो फैमिलीज हैं, कुछ लोग हैं, वो इंसदादे पोलियो मरकज़ से खासे दूर आबाद हैं, और अगर पोलियो टीम्स उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं तो वो कैसे अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिला सकते हैं? कोई जो टोल फ्री नंबर हो, कोई हेल्पलाइन हो जहां पर कॉल कर सकते हैं? वैसे तो वो जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है उसमें सारे ये हेल्प फ्री जो टोल फ्री नंबर जो है वो दिए जाते हैं कि जो एक्सेस है जिसमें माँ बाप रब्ता कर सकते हैं। लेकिन वैसे ये है कि अब इतना वास्ट नेटवर्क है, उसमें ये प्रोग्राम कोशिश करता है कि हर बच्चे तक पहुँचा जाए। और इसमें आमतौर पर जो इवन डिफ़िकल्ट टेरेन जो है, इवन डिफ़िकल्ट एरिया जो है, वहाँ भी वर्कर्स पहुँचते हैं। और लेकिन इसके अलावा माँ बाप की तो भी बुनियादी जिम्मेदारी है कि ये एक तो रूटीन इम्यूनाइजेशन है, उसका देखा जाए उसमें पोलियो जो है वैक्सीन शामिल है। तो इस वजह से वो रूटीन, और फिर उसके बाद जब पोलियो कैंपेन्स होती हैं जो नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज में या सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज में उसकी तशहीर की जाती है, उस पर अमल किया जाए और अपने बच्चों को इंश्योर किया जाए कि बच्चे उनके पोलियो के कतरे पिएं। अच्छा, जो अगर मिस हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे स्कूल खुल गए हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो क्या स्कूल्स में भी कतरे पिलाने का कोई एहतमाम किया गया है? कैचअप डे रखा जाता है जी, बसेस, अगर बच्चे सफ़र कर रहे हैं तो बसेस, ट्रेन या और ऐसी जहाँ पर भी ट्रांसपोर्टेशन है, क्या वहाँ पर भी है? क्या जैसे टोल प्लाजा हैं या मुख्तलिफ ये वहाँ पर भी कुछ इस तरह के इंतजाम किए गए हैं, या ये सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन है इस वक्त जो की जा रही है?
नहीं, ये सारे इंतजाम किए गए हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ पॉपुलेशन ऑन मूव होती है, मोबाइल पॉपुलेशन होती है, स्कूल में बच्चे होते हैं, जिस वजह से ये प्रोग्राम इन सारी चीज़ों को मलहूज़े खातिर रखता है ताकि यह है कि हर बच्चे तक पहुँचा जा सके। तो ट्रांजिट पॉइंट्स भी डिफरेंट जगह हैं, फिर उसके बाद मोबाइल पॉपुलेशन जो होती है उनमें भी बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। तो ये सारा प्रोग्राम टारगेट करता है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए टारगेट करता है ताकि यह है कि कोई भी बच्चा पोलियो के कतरों से रह ना जाए, हर बच्चा पी सके पोलियो के कतरे। जी ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ताहिर मसूद पोलियो के हवाले से बता रहे थे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बहुत अहम जो सिलसिला है वो मुसलसल रिपोर्ट होते हुए वो केसेस हैं जहाँ पर कि हमें रेप के, ज़्यादती के मुख्तलिफ वाक़यात जो हैं वो लर्ज़ाखेज़ वाक़यात के रोज़ाना पता चल रहा होता है, भले वो कराची में हो रहे हों या गुजरपुरा मोटर पे ज़्यादती केस है जिसका मरकज़ी मुल्ज़िम अब तो दिन भी गिनना बंद हो गए हैं कि कितने दिन गुजर चुके हैं, कितने हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन वो कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका। और 4-5 मरतबा पुलिस से 10 फुट की दूरी तक भी पुलिस उसके पहुंच गई और वो फरार होने में कामयाब कहा जा रहा है कि वो जो मास्क है ना, वो मास्क गिरफ्तारी में बहुत बड़ी हर्डल बन चुका है कि वो मास्क लगा लेता है इसलिए नहीं पकड़ा जाता, उसकी शनाख्त नहीं हो सकती। अब जो भी कह लिया जाए, लेकिन पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी। हमें बताया गया कि 8 टीमें हैं, मुसलसल छापे मारी है, लेकिन अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। साथ ही एक अहम बिल है जिस पर आज हमने बात कर ये एंटी रेप एक्ट 2020 जो कि पेश किया गया है, और ये पेश किया है वज़ीर आज़म के मुशीर बराए उमूर दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर ने। ये इसमें फांसी का जो सरेआम फांसी है उसका कोई शामिल नहीं है, बल्कि जो बात की जा रही थी कि उन्हें केमिकल के ज़रिए से सज़ा दी जाए और उनको नामर्द किया जाए, इस तरह का एक मुसवदे में जो है वो तजवीज़ की गई है। उसके साथ 7 से 14 साल कैद की तजवीज़ है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है जो मैं करना चाहूँगी बैरिस्टर अम्बरीन से। बैरिस्टर अम्बरीन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हम बात करेंगे कि हर दफ़ा जब ये केसेस रिपोर्ट होते हैं तो नए सिरे से कानून ड्राफ्ट किया जाएगा, कानून बनाया जाएगा कि एक बहस शुरू हो जाती है। आपको तो यकीनन इल्म होगा कि फौजदारी तरमीमी एक्ट 2016 जो है, जिसमें पाकिस्तान पीनल कोड 186 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स, फिर उसके साथ साथ कानून शहादत जो 1984 का है, उसमें कानूनी तरमीम की गई थी। और उन तरमीम के ज़रिए ये एक्ट जो रेप के मुजरिमान के बारे में है, फौजदारी तरमीमी एक्ट 2016, इसमें मुजरिम की सज़ाए मौत मुकर्रर है। यानी उसके बारे में फर्दर किसी बिल की हमें क्यों ज़रूरत पड़ गई है। फिर उसमें ये भी है, सारी तफ्तीश के मराहिल भी हैं कि खातून जो है उसकी पुलिस अफसर साथ जाएगी, उसके साथ बयान के वक्त कोई करीबी अजीज़ा मौजूद होगी, शनाख्त ज़ाहिर ना करने पे पाबंदी होगी, अगर शनाख्त की ज़ाहिर की गई तो 3 साल की कैद दी जा सकती है उस अहलकार को या किसी भी शख्स को, फिर 3 माह में निपटाना जो है इसको ज़रूरी होगा। फिर ये कि वीडियो लिंक पर भी बयानात लिए जा सकते हैं, कम से कम सज़ा 10 साल होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल। तो ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी हमें ये फौजदारी तरमीमी एक्ट 2016 दे रहा है, तो इसको हम इम्पोज करने के बजाय क्यों ज़रूरी समझ रहे हैं कि हम एक नया एक्ट लेकर आएँ और 2020 का ये बिल जो है ये पास करें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू। ये ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी इसके। कानून तो ऑलरेडी है और कानून हमेशा से यही कह रहा है कि या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी या डेथ पेनल्टी होगी। सो इसके ऊपर एक नया बिल लेके आने की ज़रूरत नहीं थी। इसमें सिंपल आप पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 375 और 376 जो रेप से डील करता है, जिसमें ऑलरेडी डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की ऑप्शंस मौजूद हैं, उसको अमेंड करके आपने केमिकल कैस्टरेशन जो इस्तेमाल करनी है वो उस पर ऐड करनी थी। सो इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। प्रॉब्लम्स कानून बनाने से सॉल्व नहीं होगी, प्रॉब्लम उसको इम्प्लीमेंट करने से सॉल्व होगी। और वहाँ पे ठीक है बैरिस्टर साहिबा, आपसे इस पर बात करेंगे, एक ब्रेक की तरफ जाना है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे थे फरा ब्रेक से पहले एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन एक्ट है 2020 और बैरिस्टर अम्बरीन हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे फरा ने ये क्वेश्चन किया था। बैरिस्टर साहिबा, उस पर बता दीजिएगा, कानून पे कानून बनाना ज़रूरी है, एक्ट पे एक्ट लाना ज़रूरी है, या फिर जो पिछले कानून हैं उन पर अमल दरामद करवाना ज़रूरी है?
बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। कानून पे कानून बनाने से ये चीज़ बिल्कुल भी डिनाई नहीं होगी। कानून ऑलरेडी था, डेथ पेनल्टी ऑलरेडी थी, पब्लिक हैंगिंग्स तो वैसे ही आपकी ब्रीच है आर्टिकल 14 की, जो और इनकी ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन ऑफ मुस्लिम्स की, जो इन्होंने 1980 या 1990 में डिक्लेयर की थी कि पब्लिक हैंगिंग्स नहीं होंगे। सारे मुसलमान ममालिक ने ये चीज़ आपस में इसको ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ था। सो इसके ऊपर इस तरीके से बात करना और उसके बाद फाइनली फिर एक ये बिल पास करना, मुझे एज अ लॉयर और एज अ कॉमन मैन नहीं समझ आई, बिकॉज कानून ऑलरेडी मौजूद है। आपने अगर केमिकल कैस्ट्रेशन ऐड करनी थी तो आप सेक्शन 379 और 376 जो रेप के है पाकिस्तान पीनल कोड में, आप उसको अमेंड कर देते। जितनी भी ये जो नए एंटी रेप लॉ में जो बात आई है वो ऑलरेडी मौजूद हैं डिफरेंट कानून में। इन लोगों ने अभी मैंने जो मुझे पता है स्पेशल कोर्ट्स का कहा है। स्पेशल कोर्ट्स पाकिस्तान में हैं। लाहौर में जेंडर बेस्ड वायलेंस ऑलरेडी कोर्ट चल रही है, जहाँ जो सेशन कोर्ट्स में है, जहाँ पे रेप केसेस आ रहे हैं, उसी को आपने इम्प्लीमेंट करना था बाकी सिटीज़, बाकी प्रोविंसेस में। वहाँ पे इन कैमरा प्रोसीडिंग्स अभी हो रही हैं। हर चीज़ जो ये भी बताइएगा बैरिस्टर अमरीन के ये कानून जिसके आप बात करें, मुख्तलिफ कवानीन जिसमें बार बार जो मैं रेफर कर रही हूँ फौजदारी तरमीमी एक्ट 2016, जो एक बड़ा जामे, जिसमें सिर्फ जो भी आप कह रही हैं कि तरमीम करनी थी तो वहाँ पे फांसी की सज़ा की जगह अगर आप कैस्ट्रेशन लाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे तरमीम कर देते। बाकी तो सारा मुसवदा जो है ये ऑलरेडी लागू था। इस कानून के तहत सज़ाएं दी जा रही थी, मुजरिमों का ट्रायल हो रहा था, या ये कानून जो है ये भी सिर्फ कानून की किताबों में बन के एक्ट मौजूद था, लेकिन ना वकला को पता था, ना साइलिन को पता था, ना जजेस को पता था। लेकिन इसमें एक साथ चीज़ ऐड कर लीजिएगा कि 45 रोज में ट्रायल मुकम्मल करना होगा, ये चीज़ भी ऐड की गई है। पहले क्या कानून था? 3 माह में निपटाना था, पहले भी 3 महीने में था। देखिए आपने देखना कि किस तरीके से ये होगा। इन्वेस्ट पुलिस के ऊपर इतना बड़ा प्रेशर कि 45 डेज में ये करने से पहले आप पहले उनको सैनिटाइज तो करें। पहले आपके पास फोरेंसिक लैब्स हैं। अगर इसमें कुछ चेंजेस करनी चाहिए थी, इनको चाहिए था कि ये फोरेंसिक लैब्स जो आपका डीएनए है वो आपकी सेकेंडरी एविडेंस बनती है इस वक्त कानून के तहत। मैंने अभी तक नहीं देखा कि डीएनए को अब इन्होंने प्राइमरी एविडेंस क्यों नहीं किया। उसके लिए आपकी जो फोरेंसिक लैब्स हैं उनको आपने उसके ऊपर पैसे खर्च करने हैं और वहाँ पे आपने उन लोगों को ट्रेन करना है ताकि आपकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्ट्रांग हो। सो ये जो स्टेप्स हैं बड़े ज़रूरी थे। जो लूप होल्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे उसको मुझे लगता है एड्रेस नहीं किया गया। 45 डेज में आप किस तरीके से करेंगे, जितनी देर तक आप ये जो उनका प्रोसिक्यूशन सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन नहीं करेंगे। ये लैकिंग है क्या पिछले कवानीन में कि डीएनए टेस्ट जो है उसको आप समझें? मैंने तो जो पढ़ा है उसके मुताबिक तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर नहीं भी कराना चाहेगा कोई तो ये इंश्योर किया जाएगा कि डीएनए टेस्ट ज़रूर किया जाए ताकि वो सबूत मौजूद रहे, ज़ाया ना हो जाए। नहीं, वो ऐसे प्रैक्टिकली नहीं होता। और दूसरी बात ये प्राइमरी एविडेंस नहीं है। मैं कह रही हूँ इसको प्राइमरी एविडेंस बनाया जाए, क्योंकि एक सेकेंडरी एक्सपर्ट जैसे कि मेडिकल एक्सपर्ट एडवाइस या व्यू होता है, ये उस तरीके से इसको लिया जाता है। क्योंकि हमारा लॉ ओवर द फ्यू ईयर्स डेवलप हुआ है। पहले हमें 4 विटनेसेस की ज़रूरत होती थी टू प्रूव कि जी रेप हुआ है, उसको हमने हटा दिया था 2006 में, और उसके बाद फिर ये चेंजेस आए थे। और इसमें अब डीएनए की जो इम्पोर्टेंस है उसको हाईलाइट करना बड़ा ज़रूरी है कि आप डीएनए को जो फोरेंसिक लैब्स हैं उनको एम्पावर करें और उनके ऊपर आप काम करें। इस तरीके से आप 45 डेज में डिसीजन ले सकते हैं। जब आप अमल करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैरिस्टर साहिबा, फरा इसमें ना एक बहुत अहम मामला है जिसकी हम बात कर रहे थे, हमने अपने प्रोग्राम में भी बात की थी कि जो जिनसी जराइम हैं इनको नाकाबिले ज़मानत होना चाहिए। जो जिनसी जराइम है इनको नाकाबिले मसालेहत होना चाहिए। मसालेहत नहीं हो जानी चाहिए कि पहले केस करवाया उसके बाद माफ कर दिया। ये तजवीज़ जो है ये बड़ी अहम थी, मुझे बहुत अच्छी लगी इसके अंदर कि जब हम मसालेहत नहीं कर सकते। बार बार मैं इसको रेफर करती हूँ और मैं 1000 दफ़ा और भी करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ये डिसीजन, जहाँ पे एक रेप जो किया बाप ने अपनी सगी 2 बेटियों का और वो अदालत में साबित भी हो गया तो माँ ने माफ़ कर दिया, लेकिन कोर्ट ने टेकअप किया और चीफ जस्टिस ने ये कहा कि ये स्टेट जो है अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, इस पर जमानत नहीं जा सकती, माफ़ नहीं किया जा सकता। इस एक्ट में भी ये बहुत अहम चीज़ है। हमारे
हमारे साथ तो हमारे इसी तरह की चीज़ों पे अमल दरामद ज़रूरी है। इश्यूज़ ऐसे हैं कि जो ख़त्म नहीं होते, और ख़ासतौर पर रोशनियों के शहर की बात की जाए कराची, तो वो तो मसाइल का गढ़ बन गया है। कल चीफ जस्टिस ने भी इस बारे में, चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद भी शहरी कायद की हायत पर उन्होंने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं, और ये वही रिमार्क्स हैं जो हर शहरी के रिमार्क्स हैं। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इदारों के इख्तियारात से मुतालिक मुकदमात पे समाअत के दौरान ये बातें उन्होंने कही कि मेयर कराची ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अभी बारिशें हुई, KMC हमें कहीं नज़र नहीं आया, अरबों रुपए की तनख्वाहें जो है वो दी जाती हैं, तो इसका मतलब है कि मुलाजमीन कहाँ थे, घोस्ट मुलाजमीन हैं क्या उनका क्या किरदार है। बिल्कुल, बल्दियाती इदारों के जो इख्तियारात थे उस हवाले से भी उन्होंने बात की कि सूबाई या वफाकी हुकूमत को ये इख्तियारात देना आइन के आर्टिकल 140 के खिलाफ है। और फरा हमने भी यही देखा, जो चीफ जस्टिस ने बात की कि जब आप अपोजिशन में होते हैं ना, आपको बल्दियाती इदारे मजबूत बनाने का जोश चढ़ता है, आप बात करते हैं, लेकिन जब आप हुकूमत में आते हैं आप इलेक्शन ही नहीं कराना चाहते। और बहुत अहम इशू हमजा ये भी है, और कराची वाले तो बखूबी वाकिफ हैं कि लोड शेडिंग ने जिंदगी अजाब की हुई है, और गैस की फराहमी पे वफाक और सिंध के दरमियान ब्लेम गेम शुरू हुई है। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब जो है, उन्होंने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने कहा कि SSGC को नई लाइनें बिछाने के लिए ज़मीन नहीं दी गई, इसलिए सिंध हुकूमत जो है वो जिम्मेदार है। ये ब्लेम गेम चलेगी, आवाम के मसाइल हल होंगे, जानेंगे हम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ हैं। आदिल शेख साहब, फरमाइएगा, सिंध हुकूमत के ऊपर अभी इल्ज़ाम दिया जा रहा है, जैसे वफाकी वज़ीर तवानाई ने ये ट्वीट की है, लेकिन आपका भी मैंडेट है, वफाक की जिम्मेदारी है कि गैस जो है वो फराहम की जाए। इससे पहले मतलब इस मामले पे तो जो मुकामी लोग हैं आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बशमूल फिरदौस शमीम नकवी साहब, वो भी सरापा एहतजाज नजर आते हैं, आप खुद भी, तो इन मसाइल का कोई हल होगा या ये जिम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर डाली जाएगी? देखिए, जब फैक्ट्स बताए जाते हैं आपको, लोगों को, आवाम को, मीडिया को, तो उसको कहा जाता है कि देखिए जी ये तो जिम्मेदारी से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, ये ब्लेम गेम कर रहे हैं। फैक्ट्स तो फैक्ट्स होते हैं ना जी, फैक्ट्स बताने तो ज़रूरी होते हैं। फैक्ट्स क्या है कि बाज़ाब्ता बता रहे हैं कि 18 किलोमीटर की एक लाइन डलनी है जिसमें राइट ऑफ वे वो सिंध गवर्नमेंट ने दिलाना है। जहाँ से लाइन गुजरनी है वहाँ की ज़मीनें जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट ने एक्वायर करके गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को देनी है, SSGC को, और उसकी पेमेंट भी फेडरल गवर्नमेंट करती है, SSGC करती है। लेकिन लाजिम बात है कि उसका एक सिस्टम होता है कि उसका अवार्ड किया जाता है, AC, DC, तमाम लोग उसका अपना रोल प्ले करते हैं। वो जब नहीं दी जा रही तो फिर सिंध गवर्नमेंट क्यों नहीं करती? उसकी ख्वाहिश ये है कि ना गैस मिले, ना बिजली मिले, ना काम हो, इमरान खान ना काम हो, गवर्नमेंट ना काम हो, फेडरल गवर्नमेंट ना काम हो। तो फैक्ट तो बताने होते हैं ना। जब एक इल्जाम लग रहे थे कि जी हमने ये कर दिया, हमें हिस्सा नहीं दिया जा रहा, सिंध का हिस्सा खा गए, सिंध के तबाह करे छड़े हो, हे करे छड़े हो, जब ये होता है तो फिर जवाब ना दे तो फिर कहते हैं कि आपने कर लिया। और जब रियलिटी बताएं जी, ठीक, पीपल्स पार्टी तो ये चाहती होगी जो आप कह रहे हैं, क्या MQM पाकिस्तान भी यही चाहती है? क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने जो रिमार्क्स दिए कि मेयर कराची, जो साबिक मेयर कराची थे वसीम अख्तर, उन्होंने तो हुलिया बिगाड़ दिया है शहर का, और वो आप उनके साथ बैठे हुए हैं, आपका इल्हाक है उनके साथ, आप उनकी एक दूसरे को आप सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपकी वफाकी हुकूमत में शामिल हैं, तो फिर क्या MQM पाकिस्तान भी यही चाहती है? क्योंकि जो कराची का मसला है वो पार्टीबाजी से अलग होकर ही हल हो सकता है, कराची वाले होकर बात की जाएगी। जी, मैं बताना चाहता हूँ, इस वक्त देखिए, इस वक्त कराची का मैंडेट हमारे पास है, हम आपके सामने कराची के नुमाइंदे बैठे हैं। बिल्कुल। और हकीकत ये, अगर MQM पाकिस्तान ने, MQM ने लंदन दिए उस वक्त, तो अल्ताफ साहब, MQM ने अगर डिलीवर किया हुआ होता तो हम ना आते। तो बात यह है कि कराची और पूरे सिंध का जो हुलिया बिगाड़ा है उसके अंदर MQM कराची का हुलिया बिगाड़ने में शामिल है। इनके मेयर साहब ने कुछ नहीं किया, इनके मेयर साहब ने सिर्फ बातें की, इनके मेयर साहब ने सिर्फ आगे लगा के रखा सबको, ये हो गया वो हो गया, आखिर में टिस्वे बहाए, ये ले लो, कागज ले लो, लेटर लिख दिए। लेकिन इतना बुरा हाल भी नहीं था। मैं पूछा, हजारों के स्टाफ मौजूद है, कहाँ था वो? लेकिन मैं समझता हूँ, देखिए MQM हमारी इत्तेहादी है, फेडरल गवर्नमेंट में हमारी बहुत अच्छी इत्तेहादी है, हम उनको उस इत्तेहाद की कदर करते हुए उनका बहुत ख्याल भी रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम मुखालफीन हैं, हम पॉलिटिकल दो अलग पार्टीज हैं जिन्होंने पिछले इलेक्शन एक दूसरे के सामने लड़े हैं, जो अगले इलेक्शन एक दूसरे के सामने लड़ेंगे। तो हमारा कोई उनसे कोई नजरियाती इत्तेहाद नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट में इत्तेहादी पार्टीज होती है, हमारा तो अख्तर मंगल साहब भी है, बुक्टी साहब भी वोट देते हैं हमें, तो PMLQ भी वोट दे देती है। लेकिन पार्टियां सबकी अपनी अपनी है। एक इत्तेहादी की हैसियत में उनको हमें साथ लेकर चलना होता है कोalition गवर्नमेंट्स के अंदर। और लेकिन हम ग्राउंड के ऊपर हम लोग अलग
अलग है, हमारा नजरिया अलग, उनका नजरिया अलग, हमारी पार्टी अलग, उनकी पार्टी अलग। सबके सामने स्टेटमेंट्स हैं इमरान खान साहब की जो कि उन्होंने MQM के बारे में मुख्तलिफ अखबार में दी हुई हैं, वो किसी को भी नहीं भूली। आप बजा फरमा रहे हैं। मुझे बताइएगा सर कि वर्किंग रिलेशनशिप बहाल करना भी तो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है ना। अभी SSGC की नई लाइन बिछाने का जो मामला अभी है कि जिसकी वजह से पूरा कराची इस वक्त अजाब का शिकार है, उसके लिए कोई कोशिश की गई, मुज़ाकरात किए गए, बातचीत की गई, एक टेबल पे बैठे, उन्हें कहा कि दें, क्या उन्होंने इनकार किया, क्या उन्होंने पसोपेश से काम लिया? मतलब ये मामला तमाम के सामने फिर खुल के लाए जाएं कि ये कौन जिम्मेदार है? तो जी मैं बताता हूँ, जी मैं बताता हूँ, प्लीज इसमें मुझे आधा सेगमेंट दीजिएगा, सुन लीजिएगा। इशू ये है कि पीपल्स पार्टी का वतीरा है, NCOC के अंदर बैठते थे, मीटिंग टेबल के ऊपर हर चीज मानते थे, बाद में आके बाहर आते थे, ऊपर से लीडरशिप कहती थी अरे नहीं 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 ये मान गए तो PTI को फायदा हो जाएगा, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे मर गए, लुट गए, पिट गए। NCOC में मानते थे, PCIC में अंदर बैठ के सब मानते हैं, बाहर जो निकलते ही बिलावल साहब कहते हैं 800 अरब तो हम खर्च कर रहे हैं। अरे भाई अंदर हम चाहते हैं कि प्रॉब्लम ना हो। और तीसरी बात SSGC का मैं अर्ज करता चलूँ, आज से 4-6 रोज पहले जो परसों मेरी मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी हुई थी, मेरी उमर अयूब खान साहब से, नदीम बाबर साहब से, मैं इस्लामाबाद था, सबसे मिला। 4-6 रोज पहले इम्तियाज शेख साहब से एक टेबल पे बैठ के मुलाकात हुई। इम्तियाज शेख जो एनर्जी मिनिस्टर है, उन्होंने एग्री किया कि ये डिले हम नहीं करते, हमको ये जो राइट ऑफ वे है दिलवाने में जल्दी करते हैं। और वो मीटिंग में तय किया, बाहर आके कहते हैं सिंध की गैस का हिस्सा, सिंध गुलाम हो गया, लुट गए, पिट गए, हिस्सा नहीं दिया। चूंकि पॉलिटिकली उनको सूट करता है कि वो मिलाइन करें PTI को, कि PTI कुछ नहीं करी। इनका वतीरा ये है कि टेबल पे मानते हैं, मीटिंग में मानते हैं, बाहर आके नैरेटिव दूसरा देते, तो हम कहाँ जाए, किसको सुनाएं? अभी 4-6 रोज पहले इम्तियाज शेख साहब और नदीम बाबर साहब की आपस में मीटिंग हुई है, बाकायदा बाज़ाब्ता मीटिंग हुई है, उसमें अग्री किया है कि डिले हमारी जानिब से है। अब वो देखिए ना, गैस को डब्बों में रख के नहीं भेज सकते, गुब्बारों में भर के भेज दें घर को, ये लो जी ये तुम्हारी गैस, तुम्हारी गैस, ये तुम्हारी गैस। गैस को लाइन डालनी है। अब बिल्कुल से बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ रहे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब क्रिकेट लवर्स के लिए जो है ना एक बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। कोरोना के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के लिए ग्रीन सिग्नल जो है वो मिल चुका है और जिम्बाब्वे की हुकूमत ने अपनी टीम को दौरा पाकिस्तान की इजाज़त बाकायदा तौर पर दी। ये एक अच्छी न्यूज़ है और जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड में अपने दौरे से मुतालिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी आगाह कर दिया है, जिसके मुताबिक जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम पाकिस्तान में 3 T20 और 3 एक रोज़ा मैचेस खेलेगी। ये जो एक रोज़ा मैचेस हैं ना, ये 30 अक्टूबर, 1 नवंबर और फिर 3 नवंबर को खेले जाएंगे। T20 मैचेस भी हैं जो 7, 8 और 10 नवंबर को खेले जाएंगे। और फरा अहम बात यह है कि ये रावलपिंडी और मुल्तान में मैचेस होने जा रहे हैं। लाहौर वाले और कराची वाले तो मुस्तफ़ीद होते हैं जब ये मुकाबले पाकिस्तान में आते हैं, तो इस दफ़ा पिंडी वालों के लिए और मुल्तान वालों के लिए अच्छी खबर है कि वो लोग जो है इसको होस्ट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन कोरोना SOPs का जाहिरी बात है बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा, बायोसिक्योर माहौल होगा, प्लेयर्स को पहले बुला लिया जाएगा, वो उधर रहेंगे, उन्हें वहाँ पे अलग रखा जाएगा, क्वारंटीन के उसमें रखा जाएगा और उसके साथ तो खेलेंगे। लेकिन इसके साथ कम से कम एक अच्छी तफरीह और एक सेहतमंद एक्टिविटी और क्रिकेट के जो शायकीन हैं उनको दिल बहलाने का और वक्त गुजारने का एक अच्छा मौका जो है। ये होम ग्राउंड में क्रिकेट खेलना जो है ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की ख्वाहिश थी और अब होम ग्राउंड में क्रिकेट वापस आ रही है। पाकिस्तान में जो क्रिकेट है वो वापस आ रही है। वाकई ये एक क्रिकेट लवर्स के लिए, जो कि मैं खुद भी हूँ, मेरे लिए भी बड़ी अच्छी खबर है। बिल्कुल सही। अब हम बात करेंगे एक सूफ़ी शायर और पाकिस्तान में जिसे कह रहे हैं कादिरुल कलाम एक शख्सियत, सैयद वारिस शाह, अजीम सूफ़ी शायर हैं सैयद वारिस शाह, जिन्होंने कि हीर एक लोक दास्तान है लिखकर अपना नाम तारीख़ में अमर किया है। सैयद वारिस शाह के 222वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का सिलसिला जारी है। मुल्क भर और बैरून मुल्क से ज़ायरीन खुसूसी तौर पर जंडियाला शेर खान पहुँच रहे हैं। बिल्कुल, ये शेखुपुरा के साथ है और उसी इलाके के अंदर आता है और इनको शेक्सपियर कहा जाता है, फरा पंजाबी ज़ुबान का। और पंजाब के लोगों के दिल अपनी शायरी के ज़रिए इन्होंने मोह लिए हैं। इनकी शायरी अमन और मोहब्बत का दर्स देने के साथ साथ रूहानी तस्कीन का बायस भी बनती है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
आमदीद। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक बहुत अहम इशू से बात करेंगे जो हम सबकी ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है। हमारे मसले के बारे में ये कहती है लेकिन डायरेक्टली हमारी ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है, इसलिए कि मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ते मरीज़ों के लिए बुरी खबर है। हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, दिल की बीमारियों समेत जान बचाने वाली 94 अद्वियात जो है महंगी कर दी गई हैं, और ये फैसला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में किया गया। जबकि तर्जुमान वज़ारत सेहत इस पर यह कहते हैं कि अद्वियात की कीमतों में कई साल से इजाफा नहीं किया गया था। हुकूमती फैसले का दिफा करने के लिए मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने वज़ीर इत्तलात शिबली फराज के हमरा ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उन्होंने बताया था कि काबीना ने उन अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी है जिनकी मार्केट में किल्लत है। अच्छा, ये बहुत अहम इशू है, इस हवाले से हम बात करेंगे ज़काउर रहमान साहब, चेयरमैन फार्मा मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। ज़का साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ये बताइएगा सर कि ये कीमतों में इजाफा क्यों नागुज़ीर है, और ख़ास तौर पे गुज़िश्ता साल अप्रैल में भी अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया गया, इस साल अभी जुलाई में फिर कीमतें बढ़ा दी गई हैं। ये एक साल में 2 मरतबा इजाफा है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। ऐसा क्या हो गया कि अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफे की ज़रूरत पड़ रही है? देखें, ये जो एनुअल इजाफों की आप बात कर रही हैं, ये प्राइसिंग पॉलिसी के अंदर जैसे पाकिस्तान में डिवैल्यूएशन होती है और इन्फ्लेशन होती है, उसकी वजह से एक एनुअल प्राइस एडजस्टमेंट दी जाती है। पिछले साल जुलाई में ये 5% थी और इस साल जो है ये 7% है। तो इसमें जो प्रॉब्लम, ये जो पर्टिकुलर केसेस हैं जिनका आप जिक्र कर रही हैं, ये कुछ ऐसी एसेंशियल ड्रग्स हैं। देखें, पिछले साल जो था ना 2019 में, ये पोल्यूशन के जो कानून थे वो चाइना ने अपने तब्दील किए और हमारा खाम माल काफ़ी जो है वो चाइना से आता है। उसकी वजह से बहुत सारे रॉ मटेरियल्स की कीमतें जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और ये केसेस जो थे ये फरवरी 2019 में जो ड्रैब का प्राइसिंग बोर्ड है उसके अंदर पेश हुए थे और फिर इनका फैसला हुआ था। अनफॉर्चुनेटली इन दवाइयों का फैसला ऊपर फिर कैबिनेट ने करना था, वो 2-3 दफ़ा गया है और फिर वो किसी ना किसी इतराज़ की वजह से उस पर अमल नहीं हो सका। तो इसमें बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं, जैसे एसिटाजोलामाइड है, ये इंट्राऑकुलर प्रेशर के लिए एक दवाई है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और ये सस्ती सी दवाई है, मगर इसमें जो इंक्रीज था वो प्राइसिंग पॉलिसी में मैकेनिज्म यही है इंक्रीज का। तो पाकिस्तान में 50,000 दवाइयाँ हैं, उनमें ये 92 में इंक्रीज दिया गया है और ये ऐसी दवाइयाँ हैं जो सस्ती दवाइयाँ हैं और ज़रूरी दवाइयाँ हैं जिनके बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। और इंटरनेशनल मार्केट में इनकी रॉ मटेरियल की प्राइसेस जो थी एग्जॉर्बिटेंटली बढ़ गई थी, उसकी वजह से इनमें एडजस्टमेंट दी गई है। ठीक है ज़का साहब, ये कहिएगा कि ये कहा गया क्योंकि ये मार्केट से शॉर्ट हो गई थी, लोग इसको बना नहीं रहे थे, इसलिए इनको महंगा करना पड़ गया। क्या हुकूमती लेवल पर देखा जाए तो जिम्मेदारी तो ये नहीं होनी चाहिए कि उनको मार्केट में अवेलेबल किया जाए, ना कि जब कोई शॉर्टेज हो तो फिर कीमतें बढ़ा दी जाए? देखें, जो प्राइसिंग पॉलिसी के अंदर ये है कि जब कोई प्रोडक्ट, इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में ये पोजीशन थी कि जो इनकी कॉस्ट थी इनकी सेलिंग प्राइस से तकरीबन डबल हो गई हुई थी, तो अब वो कंपनियां पिछले 2 साल से लॉस में बेच रही थी। इवेंचुअली फिर कुछ कंपनियों ने मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दिया या बनाना कम कर दिया क्योंकि उसमें लॉसेस बहुत ज्यादा हो रहे थे। लेकिन ज़का साहब, ये कैसे लॉसेस हैं सर कि आप मतलब डॉक्टर्स को दौरे हैं वो भी अभी तक जारी हैं, उनकी होम अप्लाइंसेस भी आ जाती हैं, उनके बच्चों की बाज़ात तालीम के अखराजात, टिकट्स भी हो जाते हैं, तो अगर लॉसेस हैं तो वहाँ पे खर्चे कम करने चाहिए ना कि जो मरीज़ है उसको डायरेक्टली इफेक्ट किया जाए, अद्वियात की कीमतें बढ़ा दी जाएं। नहीं, इसके अंदर देखें आम इस्तेमाल की दवाइयाँ हैं, ये बहुत सारी। देखें, पाकिस्तान की 3 अरब डॉलर की मार्केट है सालाना और 95% दवाइयाँ हमारी लोकली बनती हैं। इस वक्त हमने काफ़ी पाबंदियाँ लगाई हुई हैं और हमारे हमसाए ममालिक की के ऊपर भी। तो अब अगर ये दवाइयाँ लोकल बन रही हैं और ये हमारे पाकिस्तान में इस वक्त दुनिया में सस्ती तरीन दवाइयाँ, और ये जो आप बातें कर रही हैं, ये अभी हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम इसका हमने मार्केटिंग के रूल्स ड्राफ्ट किए हैं, उनके ऊपर अमल दरामद करें ताकि ऐसी चीजें ना हों। मगर हर दवाई जो जैसे ऑगमेंटम है, इंडिया से हमारी को 25-30% सस्ती है, इसलिए बहुत सारी दवाइयाँ जो हैं वो हमारे हमसाए ममालिक से बहुत सस्ती हैं पाकिस्तान में, और हम $300 मिलियन की एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। कई हमारे हमसाए ममालिक हैं जो डिपेंडेंट है हमारे ऊपर दवाइयों के लिए, जैसे कि अफगानिस्तान। जी ठीक है ज़का साहब,
इसलिए रजिस्टर्ड कंपनियां जो होती हैं इंडिया में, आप जैसे बार बार रेफरेंस दे रहे हैं, उनके शेयर होल्डर्स होते हैं और वो शेयर होल्डर्स को मुनाफे में हिस्सा भी देती हैं, तो उनको जो है मतलब उन्हें उनकी कीमत फिर भी वो डिवाइड होती है। हमारे यहाँ पर तो ये कॉन्सेप्ट भी नहीं है, तो जितना भी मतलब है कि लॉस हो, पूरा मुनाफा तो जा रहा होता है कंपनी को, उतना वो सिलसिला नहीं है डिवीजन का, उनके जो मुनाफे को डिवाइड नहीं होती वो, तो फिर भी अगर हम कंपैरिजन करें उससे तो मुनासिब बात है। नहीं, हमारी भी बहुत सारी कंपनियां पब्लिक लिमिटेड हैं, जो नेशनल पाकिस्तानी कंपनीज भी हैं और मल्टीनेशनल भी हैं, ये बहुत सारी कंपनियां पब्लिक लिमिटेड हैं और उनका आप शेयर भी खरीद सकते हैं। तो ये मसला नहीं है। मसला देखें ये है कि अगर हम दुनिया से सस्ते तरीन हैं दवाइयों के अंदर और फिर कुछ दवाइयों में एडजस्टमेंट की ज़रूरत है और प्राइसिंग पॉलिसी में इसका एक मैकेनिज्म दिया हुआ है, उसमें जब तक आप सबूत पूरे नहीं देते आपकी दवाई की प्राइस एडजस्ट नहीं की जा सकती। ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है इसमें। देखें, कैंसर ड्रग्स हैं, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स हैं, ये एसेंशियल ड्रग्स हैं, जिस तरह मैंने एसिटाजोलामाइड का कहा, इसी तरह ये न्यूट्रिशन की कुछ दवाइयाँ हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो हमें अशद ज़रूरत है उनकी। ज़का साहब, एक दवाई, वही दवाई जो है एक ब्रांड की 200 रुपये में मिल जाती, मैं अंदाज़न बता रही हूँ, और दूसरे ब्रांड की जो 1000 रुपये की मिलती है। डॉक्टर साहब जो है वो 1000 रुपये वाली तजवीज़ करते हैं क्योंकि उनके ट्रिप्स लगवाए होते हैं उस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने। जेनेरिक नाम से लिखने पे इत्तेफाक क्यों नहीं हो रहा? आप इंडिया की बात करें, दुनिया की बात करें, कहीं डॉक्टर ब्रांड नेम सजेस्ट नहीं करता, जेनेरिक नेम के साथ दवाई दी जाती है जो सस्ती तरीन होगी वो पेशेंट को मिल जाएगी। या फिर कीमत में इतना फर्क क्यों है, ये बता दें। ये जो माफिया के तौर पर ऑपरेट करना है कि गवर्नमेंट के मार्केट से गायब कर दो, गवर्नमेंट मजबूर होकर इजाफा करे कीमतों में, तो फिर उन्हें वापस मार्केट में ले आओ। देखें, गवर्नमेंट ने जहाँ कीमतें बढ़ाई हैं वहाँ कीमतें कम भी की हैं। ये जहाँ डिस्पैरिटी प्राइसेस है कि कोई महंगा बेच रहा है बट मार्केट जो है वो खुद एडजस्ट कर जाती है। मतलब ये मोंटेल्यूकास जो अस्थमा की दवाई है, उसमें जो ओरिजिनेटर की कीमत जो है वो जो जेनरिक कंपनीज हैं, ए क्लास जेनरिक कंपनीज हैं, वो उनसे उनकी कोई 3-4 गुना ज़्यादा है, मगर 90% जो सेल होती है वो इन जेनरिक दवाइयों की होती है। तो ये ऐसा नहीं है कि लेकिन सर जेनेरिक नेम से प्रिस्क्रिप्शन करने में क्या कबाहत है? अगर पूरी दुनिया में ये असूल लागू है तो हमारे यहाँ डॉक्टर हजरात को ट्रिप्स की जरूरत क्यों पड़ती है कि वो एक दवाई को, एक मखसूस दवाई को जो है वो प्रिस्क्राइब करते रहें और अपना उसमें से प्रॉफिट लेते रहें? जो पाकिस्तान की मार्केट है ना, इसको हम कहते हैं ब्रांडेड जेनरिक्स। ये दुनिया में बहुत जगह ऐसे है, मतलब ये इटली के अंदर इस तरीके से है, स्पेन में है, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ये ब्रांडेड जेनरिक्स होते हैं। पाकिस्तान का जो हमारा लाइसेंसिंग का और जो इंस्पेक्शंस का जो सिस्टम है उसको हार्मोनाइज किया जा रहा है। तो जब ये सारी कंपनियों की क्वालिटी एक जैसी हो जाएगी तो फिर जेनरिक स्कीम करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही जा सकती। ये तो क्वालिटी की बात है, क्वालिटी की बात है कि अगर क्वालिटी बुरी है तो वो मेडिसिन मार्केट में आ क्यों रही है सर? नहीं, वो गवर्नमेंट अब इस वक्त जो है ना नया, ये एक फार्मास्यूटिकल इंस्पेक्शन की हार्मोनाइजेशन के एक निज़ाम के अंदर गवर्नमेंट दाखिल हो रही है और उसके अंदर वो अब सब की इंस्पेक्शंस कर रही हैं और वो पूरी कोशिश की जा रही है। ज़काउर रहमान साहब, कीमतें कम आएंगी, कुछ बता दें कीमतें सर, कीमतें कम भी आएंगी, आवाम उम्मीद रखें या नहीं कीमतें ऊपर से ऊपर ही जाएंगी? इन्होंने देखिए पिछले साल भी तकरीबन 200 दवाइयों की कीमतें कम हुई थी जो मेजर मॉलिक्यूल्स थे। अभी भी इन्होंने कोई 70-80 दवाइयों की कीमतें कम भी की हैं और ये जो प्राइसिंग पॉलिसी है इसके अंदर कीमतें बढ़ती भी हैं जहाँ ज़रूरी होता है और जहाँ कम की जानी चाहिए वहाँ कम भी होती हैं। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ हो रही हैं। बहुत शुक्रिया। ये कुछ बुनियादी ज़रूरत की अशिया हैं जिसमें जान बचाने वाली अद्वियात हैं, जिसमें मुख्तलिफ ऐसे क्रिटिकल पेशेंट्स जिनको जैसे कैंसर के मरीज़ हैं, जिनको कि फौरी तौर पर अद्वियात की ज़रूरत होती है, इनकी कीमतों में इजाफा यकीनी तौर पर आम आदमी के लिए। ये कहा जा रहा है कि ये सस्ती जो है अद्वियात है, लेकिन ऐसा सस्ती हो भी तो 50% तक इजाफा कर दिया गया है। जितनी भी मतलब सस्ती हो या महंगी हो, 50% का इजाफा एक बहुत बड़ा इजाफा। अच्छा, वो डॉलर प्राइस से या उनसे कंपैरिजन कर लेते हैं, ये नहीं देखते कि औसतन आमदन कितनी है वहाँ पे, एक शख्स की जो औसत आमदन है वो कितनी है, उस हिसाब से परचेजिंग पावर कितनी है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम इनसेंसिटिव होते जाते हैं, हम बेहिस होते जाते हैं, हमारे अंदर से सादगी ख़त्म होती जाती है, मसनूईपन आता जाता है, हमारे अंदर से वो जो एक चीज़ों का एहसास है वो ख़त्म होता जाता है, बेहिसी आती जाती है। बच्चे इस तमाम चीज़ों से आज़ाद होते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। आई एम रियली ग्लैड कि पाकिस्तान के जो बच्चे हैं और आने वाली नस्ल है वो बहुत सारे अहम इशूज़ पे बहुत सेंसिटाइज भी हैं, सेंसिटिव भी हैं, अवेयर भी हैं और एक्सप्रेस भी करते हैं और क्रिएटिव भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं और अपने जज्बात के इजहार और अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचाने के लिए मुसव्वरी को बेहतरीन ज़रिया हमारी ये जो मेहमान है आज की उन्होंने बना लिया है। 13 साला पाकिस्तानी तालिबा है फातिमा इसी मुनफरिद तरीका इजहार से लोगों को मौसमियाती तब्दीली के बायस पैदा होने वाले खतरात से हम बात करते हैं। 9वीं क्लास की ये तालिबा हैं और वेरी टैलेंट फातिमा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। जी फातिमा बताइए, माहौलियाती आलूदगी के ख़िलाफ़ आप काम कर रही हैं, इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी सोच और फिर मुसव्वरी, ये ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया था? जी सबसे पहले अगर हम अपने माहौल को देखें तो उससे हमें साफ वाज़ेह होता है कि क्या हमारा माहौल इतना बिगड़ा। फिर मैं जब 7वीं जमात में थी तो मैंने जब माहौलियाती तब्दीली के बारे में पढ़ा और आलूदगी के बारे में पढ़ा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि हम इंसान कैसे अपने माहौल को बिगाड़ रहे हैं और हम उसकी बेहतरी के लिए कुछ नहीं कर रहे। पिछले साल मैंने शुरू किया और मैंने माहौलियाती तब्दीली के ऊपर काम करना शुरू किया क्योंकि मुझे लगता था कि हमारी अपनी जिम्मेदारी है और अपनी कौम को बेहतर बनाना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही, क्या बातें करी है ना फातिमा के चीफ जस्टिस को कहना पड़ता है कि प्लास्टिक पे बैन करें, ये माहौलियात को हमारी माहौल को ख़राब करता है, आलूदगी का बायस बनता है, हम लोग उस बारे में सेंसिटिव नहीं होती। किस क्लास में पढ़ती हैं फातिमा और दोस्तों को पता है कि आप ये काम कर रही हैं, उनको पता चलता है या फैमिली को पता चलता है तो क्या रिमार्क्स होते हैं, क्या उनका सपोर्ट करते हैं, कहते हैं नहीं पढ़ाई पर तवज्जो तो पढ़ना ज़्यादा अहम है? मैं नवी जमात में पढ़ती हूँ और मेरे जितने भी दोस्त हैं पहले तो जब शुरू में मैंने ये सब स्टार्ट किया तो उन्होंने मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया या मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता था, लेकिन अभी जब उनको पता चल गया, जब कराची के सैलाब आए और ऐसे कुछ फ्लड्स आए तो उनके बाद उनको पता चला कि ये कितना एक अहम इशू है और इस पर कोई भी बात नहीं कर रहा। तो टीचर्स समेत स्टूडेंट्स ने भी मेरी बहुत मदद की, मेरे कैंपेन्स में, प्लांटेशन ड्राइव्स में, सब में मेरी बहुत मदद की और उसके बाद वो भी मेरे साथ जितने भी हमारे सेमिनार्स वगैरह होते हैं उसमें भी मुझे ज्वाइन करते हैं। ये बताएं कि जब आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो गई अब आपके जज्बात क्या हैं, अब आप करना क्या चाहती हैं, क्या दिमाग में है कि मैंने ये ज़रूर करना है? सबसे पहले तो मैंने जो है तो शुरू किया है प्लांटेशन और क्लीन अप ड्राइव्स खैबर पख्तूनख्वा में। दूसरा ये कि हम क्लाइमेट स्ट्राइक कर रहे हैं, अभी हम मुख्तलिफ डेट्स पे हम क्लाइमेट के लिए स्ट्राइक कर रहे हैं जिसमें हम गवर्नमेंट से अपने माहौल की बेहतरी के लिए कुछ लॉज मांग रहे हैं। दूसरा ये है कि हम स्कूल्स में, मुख्तलिफ स्कूल्स में जाकर हम सेमिनार्स करते हैं जिसमें हम बच्चों को क्लाइमेट चेंज के बारे में बताते हैं, प्लास्टिक के बारे में बताते हैं कि वो कितना नुकसानदेह है हमारे लिए और हम और जो काम कर रहे हैं उसमें से सोशल मीडिया एक्टिविज्म भी है। फातिमा का एक आर्टिस्टिक एबिलिटी तो आपकी है ही, मुझे आपका ना कॉन्फिडेंस बड़ा अपील कर रहा है। कभी आप मुझे एक पॉलिटिशियन लग रही हैं, कहीं आप मुझे एक एनवायरमेंटल जो है एक्सपर्ट लग रही हैं, कहीं आप मुझे जो है ना एक न्यूज़ एंकर लग रही हैं, मोटिवेशनल स्पीकर लग रही हैं, फ्लो में उतनी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हैं। मुझे आपको देखकर ना याद आ रहा है जब मैंने मलाला यूसुफजई का इंटरव्यू किया था और अभी उन पर ये हमला नहीं हुआ था जिसके बाद वो मुल्क से बाहर गई हैं, तो जो विगर, जो एनर्जी, जो एक एंथुजियाज्म बच्चों में मुझे नज़र आता है बड़ा इंस्पायर करता है। इसलिए अगर लोग नहीं भी सपोर्ट कर रहे हैं तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, जो आप कर रही हैं वो बिल्कुल सही है। तो मुझे ये बताइएगा कि आप क्या समझती हैं कि जो सोसाइटी है, लोग हैं, इर्द गिर्द माहौल है, उसमें आपका काम कंट्रीब्यूट कर रहा है? आप कैसे सर्विस कर रही हैं, क्या कर रही हैं आप, उसको ज़रा लोगों को आप खुद अपनी ज़बान से बताएं कि आप क्या कर रही हैं। जैसे कि मलाला यूसुफजई ने भी पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया, उन्होंने भी हमारी कौम को बेहतर बनाने के लिए बहुत से काम किए, तो मैं भी उनकी तरह पाकिस्तान को बेहतर बनाने की भरपूर कोशिश कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारे पाकिस्तान का माहौल पहले जैसा हो जाए क्योंकि हम पाकिस्तान जो है वो एक बहुत खूबसूरत मुल्क है और हम चाहते हैं कि वो दोबारा से ही वही खूबसूरत मुल्क बन जाए, ना कि ये एक गंदा और सफाई पसंद मुल्क की हैसियत से उसको
और लोगों के सामने उसको पहचाना जाए। लेकिन अभी अगर हम अपने माहौल को देखें, अपने लोगों में देखें, तो किसी में भी ये सेंस नहीं है कि कैसे हम अपने माहौल को बिगाड़ रहे हैं या उसके लिए क्या करना चाहिए। तो इस हवाले से मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों में शऊर पैदा करूँ, मैं लोगों को समझाऊँ कि वो कैसे अपने माहौल को बेहतर कर सकते हैं और इसके बुरे असरात से वो कैसे बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फातिमा, बहुत शुक्रिया। विश यू गुड लक इन योर टारगेट्स और ड्रीम्स। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। ये जो सेल्फ एश्योरेंस है ना, ये बड़ी खूबसूरत बात है। जो बंदा ये पहचान लेता है ना कि वो क्या करना चाहता है और वो क्यों करना चाहता है, यकीन करें उसने अपनी ज़िंदगी का मकसद पा लिया।